एक सूत्र है, माघे धनवती कन्या फाल्गुने शुभगा भवेत् वैशाखे तथा ज्येष्ठे प्रत्युरत्न वल्लभा आषाढ़े कुल वृद्धिश्च स्यदन्नमासाश्च वर्जिता। इसका तात्पर्य है कि माघे धनवती कन्या फाल्गुने शुभगा भवेत्। माघ में जो है विवाह जब कन्या का करते हैं तो क्या होती है? धनवती होती है। माघे धनवती कन्या फाल्गुने शुभगा भवेत्, शुभ होता है। तो इसी तरह से वैशाखे कुल वृद्धिश्च, कुल की वृद्धि होती है। और इन सब का जो सूत्र यह मतलब है कि इन्हीं मासों में विवाह करना चाहिए। फिर उसके बाद सूत्र आता है, रोहिण उत्तर रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा च हस्तस्य। इन नक्षत्रों में विवाह करना चाहिए, इन्हीं नक्षत्रों में विवाह करना चाहिए। दूसरा, जो तिलक भरना, गोदी का कार्य करना या कोई भी कार्य विवाह से संबंधित होगा, इन्हीं में एक 5 नक्षत्र और जुड़ जाते हैं। तो उन 5 नक्षत्रों को ले लेंगे और उन 5 नक्षत्रों का नाम जब वो उस समय आएगा तो ये भी बताया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि विवाह में लग्न निकालना। तो जब लग्न निकालना सीखे तो पहले तो गुण बनाना आना चाहिए। 1 नंबर क्या पहला कार्य है? गुण। फिर उसके बाद गुण जब निकालेंगे तो उसमें गाढ़ आ जाएगा, फिर नाड़ी, फिर क्या है? गुण, गण और नाड़ी, 3 चीज। इन सब को जब हमें समझ में आ जाएगा, गुण गण नाड़ी के बाद फिर क्या करना है? आप समझना है। चंद्र शुद्धि क्या है? सूर्य शुद्धि और गुरु की जिस दिन का हमें ये लग्न निकालनी है, उन 3 चीजों को हमें बहुत विशेष तरीके से नोट करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई कहीं भी दिक्कत हो तुरंत वो प्रश्न करेगा और उसका उत्तर दिया जाएगा। तो चंद्र शुद्धि, लग्न शुद्धि, तो ये कैसे होगा समझना है। मैं फिर एक बार पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद करके दिखाऊंगा। तो पहला यह है कि जिसका निकालना है, हमें लग्न निकालना है, जिस व्यक्ति का विवाह हो रहा है, उसका नाम की राशि और चंद्रमा किस राशि में उस तारीख को चल रहा है, यहां पर वो भी ध्यान देना है और फिर गिन देना है। तो जैसे नाम की राशि हुई वृष, उदाहरण, ये क्या है? उदाहरण, वृष नाम राशि, जन्म राशि कुछ भी मान लो, ठीक है। लेकिन और चंद्रमा चल रहे हैं, मान लो अभी जो है वृश्चिक में चल रहे हैं, ठीक है। उदाहरण, वृश्चिक में एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। तो वृष राशि किसकी हुई? बालक की हुई, बालिका की हुई, ठीक है। दोनों का होगा, चंद्रमा दोनों का देखना है। तो यहां पर वृष से गिनो, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। इससे सरल उदाहरण अगर नहीं समझ पाए तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे, ये भी याद रखना। तो गणना करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। समझ में आया? 7। तो 7वें स्थान में चंद्रमा, उसकी दूरी है कि नहीं है? क्यों पंडित? तो फिर 7वें। अब इसी तरह ये मान लो वर्ग की हो गई, ठीक है, ये वर्ग की राशि हुई। अब किसी की कर्क राशि है, बालिका की, लड़की की कर्क राशि भी तो हो सकती है। तो कर्क से अगर मकर गिनोगे, क्योंकि चंद्रमा वहीं पर है तो उसी तक काउंट करना है। तो फिर कर्क से गिनोगे तो कैसे गिनोगे? तो यहां मान लो जैसे वृष था, मिथुन, कर्क, तो यहां से गिन लो, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वें स्थान, किसके स्थान में? 5वें स्थान में चंद्रमा। किसी कोई डाउट है?
है? नहीं है। अभी इसको बिल्कुल सरल तरीके से और मैं समझाऊंगा ताकि सभी को ये समझ में आए। अब अच्छा, मैं दोनों चीज करूंगा कि थोड़ा सा स्पष्ट कर दूंगा और, ठीक है। क्रम ये है वर और कन्या, ठीक है, दिख रहा है। तुम थोड़ा ऑपरेटिंग भी कर सकते हो, जैसे वीडियो को जहां जूम की आवश्यकता हो जहां जूम कर देना, और जहां लगे कि ठीक है अभी अभी कोई दिक्कत नहीं। तो किसी का भी अब नाम ले लेते हैं, किसी का भी नाम ले लेते हैं। तो यहां पर हमने एक नाम दिया रोहित, और रोहित दे दिया, और दूसरा नाम क्या दे दिया जाए? किसी का भी कोई भी नाम हो सकता है। अगर हम एक ही चीज मिला दें, उदाहरणार्थ समझने के लिए, ठीक है, इसमें बिल्कुल सरलता हो गई। इस लग्न को निकालने के लिए, इसकी राशि गण गुण निकालने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम बदल देते हैं, ठीक है, अब पहले का गुण और नाड़ी दिखाना है, तो उसके पहले हमें एक चीज ये समझनी है कि अब हम पहले से समझेंगे। जब हम पहले से समझेंगे तो हमें समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। अब पंचांग उठाइए सब लोग, पंचांग उठाइए, और उसमें जो है, उठाओ महन, जिनके पास पंचांग है सब अपना पंचांग ले, और पंचांग में ढूंढना है रो। पहले ढूंढना क्या है? रो। रो, रो की राशि क्या है? तुला। रो किस चरण का है? तो यहां पर हमने लिख दिया तीचा, ठीक है। तुला राशि लड़के की हुई, और चरण हुआ तीसरा। फिर उसके बाद नक्षत्र क्या हुआ? अच्छा, नक्षत्र स्वाति नक्षत्र का जन्म है लड़के का। अच्छा, ठीक है, तो ये चीजें सेम हो रही हैं। आ जाओ अब नाड़ी और गण में आ जाओ। नाड़ी और गण क्या है? अंत्य, अंत्य, और नाड़ी गण देव, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग एक चीज समझ लेंगे, जो राशि इसकी पड़ी लड़के की, वही राशि यही पड़ेगी ना, गलत तो नहीं है। एक बार पुनः देख लेना, यही होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जब तुला राशि हो गई, तीसरा चरण हो गया, स्वाति नक्षत्र हो गया, अंत हो गया, देव हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक चीज हम करेंगे, निकालेंगे गुण। तो नक्षत्र में लापक चक्र स्पष्ट लिखता है कि बगल में किसका रहता है? कन्या का। बगल में नक्षत्र का जो पृष्ठ बनता है वो कन्या का होता है। उदाहरण तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा, पृष्ठ जो है थोड़ा जूम करके दिखाना है, तो इसमें बड़े सरलता से जूम होगा, ठीक है, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं करना। स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, नक्षत्र मेलापक चक्र बगल में, कन्या ऊपर, वर के नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो जब हमने इनका स्वाति नक्षत्र निकाला, तो स्वाति नक्षत्र जो हमें मिल जाएगा, हमें क्रम मंत्र अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वाति नक्षत्र पृष्ठ में मिल जाएगा, और उसके बाद दूसरे चरण में जाएंगे, उसमें भी स्वाति नक्षत्र मिल जाएगा। स्वाति कन्या के ठीक ऊपर लिखा हुआ है, तो जब वहां जाएंगे तो कितना गुण मिलता है? 28 गुण मिलेगा, ठीक है। तो अब एक सूत्र याद है, एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी 200, ये बात समझ में आना चाहिए, फिर सामान्य रूप से उसको कर दिया जाए। अब ये हुआ, कितने गुण आ गए? 28 गुण, 28 गुण आ गए। ये देखो लिख दिया गया, 28.5 तो नहीं आए, नहीं हम 28.5 लिख दे, 28 ही है, ठीक है।
तो 28 गुण आए तो 28 गुण लिख दिया गया। अब यहां पर इसका तात्पर्य हुआ कि विवाह से संबंधित इस विषय में चर्चा की जा सकती, क्योंकि यहां पर दोनों की जो स्थिति है, शास्त्र हमारा जो कहता है, ज्योतिष शास्त्र जो कहता है कि यदि 16.5 गुण के ऊपर 16.5 गुण के ऊपर किसी वर कन्या का गुण मिलता है तो विवाह किया जा सकता है। नाड़ी में हमेशा ध्यान देना है, गण में ये हमेशा ध्यान देना है, नाड़ी हमेशा आदि अंत होनी चाहिए, अंत भी हो जाएगी क्योंकि ये गुण नक्षत्र की बात हो गई, इसलिए सूत्र कहता है, तो इसलिए विवाह इसमें सामान्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गण हमेशा कैसे होना चाहिए? देव देव भी ठीक है, देवता देवता जैसे व्यक्ति रहेंगे तो ठीक रहे, सीधे सीधे। देव मनुष्य भी चलता है और मनुष्य राक्षस भी चलता है, लेकिन देव और राक्षस का विवाह नहीं होता, नहीं होता। देव और, यहां पर लिख लिया मैंने, देव राक्षस, देव और राक्षस का विवाह नहीं होता। कारण इस तरह के विवाह में सूत्र कहता है, शास्त्र कहता है कि विवाह में विवाद बहुत होता है, आपस में विवाद बहुत होता है, बहुत होता है, ये चीज याद रखनी है। तो इसलिए इसके लिए जो है मना किया जाता है। अच्छा, ये चीजें कैसे समझ में आती हैं? ये चीज ऐसी है तो एक चीज उदाहरण ये समझना है कि जो गण गुण नाड़ी आदि अंत बनते हैं वो बनते हैं हमारे ग्रहों से। किससे बनते हैं? ग्रहों से। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इन्हीं नवग्रहों से, इन्हीं नवग्रहों से ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं, उन्हीं से एक अंक निकाला जाता है, उन्हीं अंकों का ये सब देव गण जो बनता है ये सब समझ में आ जाता है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं इन नाम की यदि हम लग्न निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अभी क्या माह चल रहा है? मई का हम निकालेंगे विवाह, मई का विवाह निकालेंगे, लग्न निकाली जाएगी। निकालो तुरंत, विलंब नहीं करना। कोई लग्न दिखाओ, शुद्ध लग्न इस पार, इस पे, इधर आओ, इधर। अच्छा, यहाँ इनको ये भी बात समझा दो ना थोड़ा सा, तिथि जैसे एक लोग खड़ा हो जाए, लगा के ऐसे हाथ लगा के खड़े हो जाना, तो भी खड़े हो जाना, ऐसे हाथ कर लेना, मैं इधर करे रहूंगा, बस सही, मैं भी पकड़ लूंगा। अब यार ध्यान देना, पृष्ठ नंबर 12 खोलना है सबको, पृष्ठ नंबर 12, पृष्ठ नंबर 12 खोलेंगे तो देखो लिखा हुआ है वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख अंग्रेजी दिनांक 13 अप्रैल से 27 अप्रैल, 13 अप्रैल से 27 तक सन 2025। इस पे लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? तो ध्यान देना, इसमें लग्न है, इसमें लग्न है, तो लग्न अब हम ढूंढेंगे। तो पहले लिखा है तिथि प्रतिपदा, तिथि तो प्रतिपदा तिथि में लिखा है कि सोम को स्वाति में रेखा 7 लग्न रेखा 7 लग्न गोधूली, रात्रि में पंचेष्ठ लग्न नहीं है, इसका मतलब इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा मंगल को रात्रि, द्वितीय तिथि में आप देखेंगे लग्न लिखी हुई है, और दबा लो, द्वितीय मंगल को रात्रि में 12:57 के बाद अनुराधा में भद्रा दोष व्यतिपात तथा मृत्यु बाण है, तो ये भी लग्न नहीं होगी, समझना है। तीसरा बोला करो, हाँ नहीं अच्छा नहीं लगता, बुध को व्यतिपात रात्रि 10:03 के बाद अनुराधा में रेखा 5 लग्न 10 इष्ट ग्रह बल विश्व 13 सप्तमस्थ मंगल शुभ नहीं है, वह लग्न एकादश यानी कि कुंभ,
इष्ट ग्रह इष्ट 6 और ग्रह बल विश्वा 13। ठीक है, लेकिन मंगल शुभ नहीं है, लग्न में पहले ही बता दिए गए, तो इसमें से निकाली जा सकती है, लेकिन इसमें काफी मेहनत करना पड़ेगा। अब आगे पढ़ते हैं। तिथि चतुर्थी, गुरु को रात्रि 5 के बाद मूल में मंगल का वेद समाप्त है, किंतु चंद्रमा से भुक्त न होने में अशुभ है। ये भी लग्न नहीं आ गई, हाथ दबाव से तो लगेगा, ये भी नहीं है। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। कौन सी तिथि आ गई, बोलो। ये क्या देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या? पंचमी, नया पंचांग नहीं है क्या? तो क्या देखोगे तुम लोग? चलो देखो, ध्यान दो, अभी मैं बता दे रहा हूं, उसको उदाहरण समझना। ऋषभ का पंचांग लेके आओ, नया वाला। हाँ, तो समझना है कि पंचमी तिथि शुक्र को मूल में मंगल का वेद समाप्त, किंतु चंद्रमा से भुक्त न होने से अशुभ है। षष्ठी को भी नहीं है। और सप्तमी तिथि देखो ध्यान से, रवि को दिन में 7:30 के बाद, उत्तराषाढ़ा में रेखा 8, दिन में लग्न 2, इष्ट ग्रह बल विश्वा 10, अष्टमस चंद्र शुभ नहीं है, वह लग्न गोधूली, वह लग्न 8, इष्ट 5, ग्रह बल विश्वा 14, गुरु दान व लग्न 11, इष्ट ग्रह बल विश्वा 13। इसलिए सप्तमी में थोड़ा विचार किया जा सकता है। तो सप्तमी तिथि ध्यान देना, सप्तमी तिथि दिन रविवार, सप्तमी तिथि को दिन रविवार पड़ेगा। और दिन में तिथि जो रहेगी, दिन में 2:01 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, दिन में 7:30 तक, उसके बाद विवाह का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा आ जाएगा, सिद्ध योग रहेगा, शुभ योग रहेगा। और 20 अप्रैल इसमें 20 अप्रैल को यह लग्न बनेगी विवाह की। तो मकर राशि में उस दिन चंद्रमा रहेंगे, किसमें? चंद्रमा रहेंगे। और सूर्य रहेगा मेष राशि में, किसमें? जीरो पार करके किसमें रहते हैं? गुरुजी बताते हैं ना, मेदन गुरुजी क्या बताते हैं? जहां 0 लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा, 11 लिखा रहेगा, वहां 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ 0 लिखा है तो क्या होगा? 1 का मतलब अंक क्या होता है? मेष राशि। तो मेष राशि में सूर्य रहेंगे। अब समझ में आ गया? अब हटाया जाए इसको। मकर में चंद्रमा हमने लिख दिया, ये यहाँ 20 अप्रैल 2025 को तो चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में, किसमें? मकर राशि में। और सूर्य रहेंगे 0 पार करके 1 मेष राशि में। ठीक है, ये चीज याद रहना चाहिए, उस पंचांग में है, उसको निकाल के देख लो। अब बैठ जाओ। अब यहां पर मिलाना है, एक चक्र भी बना दूंगा तो भी समझ में आ जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो, इस ठीक नहीं होगा, ज्यादा समय लग जाएगा उसमें। अब यहां मैंने पहले बताया था राशि कौन सी है? तुला राशि, वर और की, दोनों की एक ही राशि है, इसलिए ज्यादा वो नहीं करना है। अब यहां पर चंद्रमा को गणना करना है, तुला, और उसके नीचे क्या है? मकर राशि में है ना चंद्रमा, राशि में चंद्रमा, और सूर्य है मेष राशि। एक ही बार में गणना हो जाएगी ना, ये हो गया। अब समझना ये है कि तुला से गिनो, जैसे गिनोगे मकर तक गिनना है, तो तुला, वृश्चिक, धनु, ठीक है,
तो और उसमें भी यही आएगा, 4 अंक लड़की में भी बनेगा, वर और कन्या। ठीक है, तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। सूर्य गिनो, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। सूर्य केवल लड़के का देखा जाता है, ठीक है। बृहस्पति लड़की का तब देखा जाता है जब 12 वर्ष के अंदर होती है। तो यहां गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3। तो चौथे चंद्रमा अगर है, ठीक है, और सूर्य क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6, छठवें सूर्य, चौथे चंद्रमा, छठवें सूर्य पड़ रहे हैं। तो क्या ये लग्न बन सकती है या नहीं, ये प्रश्न होता है। अब ये समझना, ये चक्र, उस दिन का चक्र बताओ महेंद्र, चक्र बताओ। किस लग्न में हो रहा है, कौन से लग्न? 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अगर ये लिख गया, उसके बाद क्या बना, और चौथे चार्ट से बताते जाओ, जल्दी जल्दी चढ़ा दो। चंद्रमा 10 नंबर, ये हुआ चंद्रमा, और उसके बाद सूर्य हुए 1 नंबर, उसके बाद मंगल चौथे, हाँ मंगल, हाँ बुध, हाँ गुरु, 11 में शुक्र, शनि, राहु, 1 2 3 4 5 6 7। अपने से राहु से 7वें नंबर, केतु हमेशा। तो ये लग्न बन गई, ठीक है। उदाहरणार्थ अगर समझा जाएगा, वीडियो थोड़ा सा नोट करो, एक बार पुनः मैं समझाने को प्रयास करूंगा कि यहां पर जैसे इस तरह काउंटिंग की गई, तो इस तरह ना करके एक ऑप्शन ये भी है, ठीक है। लड़के की राशि क्या है, तुला। तुला का अंक क्या होगा, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 7वें नंबर, उदाहरण के रूप में 7वें नंबर की राशि। तो 7वें नंबर की यहां कहां राशि लिखी है, उस दिन ये है, तो 7वें नंबर लिखो, 1 2 3, यहां से भी लड़के का अंक निकल आया चौथा, ठीक है, ये चौथा। अब फिर उसकी राशि सेम है, तो यानी कि वर और कन्या, ठीक है, तो भी चौथे हैं। अब सूर्य गिनो, तो सूर्य कहां से गिनोगे, सूर्य कहां बैठा है, तो लड़के की राशि क्या है, 1 2 3 4 5 6, 7वें सूर्य। एक दो तीन चार पांच 6 7, 7वें सूर्य आया। इस तरह भी चार्ट बनाया जा सकता है, बिल्कुल सरल से सरल। ये इसलिए समझाना है, किसी भी तरह से कभी भी कोई भी ऐसे समझ में ना आए, तो हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो यहां तक समझ में आ गया। जब गुरुजी से पूछोगे तो बताएंगे कि चौथे का चंद्रमा बहुत सारे लोग ग्राह्य करते हैं और बहुत सारे लोग
नहीं करते हैं। एक सूत्र है चंद्रमा का, चंद्रमा का सूत्र क्या है, कहाँ लिखा है वो, उसको बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्रश्न बहुत बढ़िया आ गया है। जल्दी करो। विवाह व्रतबंध, वो कहाँ लिखा है पुस्तक में, सूत्र में होना चाहिए ना। उदाहरण के रूप में बोलना है, जैसे विवाह कर्म में, व्रतबंध में, चूड़ाकरण में, सीमंत कर्म होता है। उन 4 जगहों पर बताते हैं हमारे जो विद्वान गण है, पूर्व में जो मतलब रहे और व्यवस्थित तरीके से जो भी सूत्र ने, अब इसका यह काट मैं नहीं कर सकता ये चीज क्या है, लेकिन यह है कि कुछ लोग चौथे का चंद्रमा ग्रहण करते, लेकिन पंचांग में, ऋषि के इस पंचांग में और हमारे गुरुजनों का जो मत है, चौथे शुद्ध लिखा हुआ होता है कि 4, 8 और 12 इन स्थानों के ग्रहों को निषिद्ध माना जाता, इन स्थानों पर निषिद्ध माना जाता, 4, 8 और इसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन उदाहरणार्थ के रूप में कि विवाह, एक बार फिर से बोलना है इसमें, मैं एक बता दे रहा हूं कि कुछ जगह पर ले लिए जैसे विवाह, चूड़ा कर्म और व्रतबंध, 1 मिनट, और दीक्षा ग्रहण और सीमंत कर्म, वधु प्रवेश में ग्राह्य है चंद्रमा। आ जाएगा समझ में। तो इस प्रकार से ये जो विवाह की लग्न बनाई गई है, या कहा गया है लग्न निकालना, तो इसमें से जब इन सब चीजों को हम समझ जाएंगे तो ये हमें सब समझ में, इसलिए सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। यदि सूत्र याद नहीं होगा तो लग्न निकालने में दिक्कत होगी। क्यों? नक्षत्र याद नहीं होगा है तो फिर दिक्कत होगी। अब आदि अंत का सूत्र नहीं पता होगा तो कैसे जानोगे? इन सब चीजों को जानने के लिए यहाँ पर अत्यधिक आवश्यकता है कि हमें सूत्र आना चाहिए। एक बार फिर मैं बता दूंगा, एक रिवीजन, रिपीट, कंटिन्यू, कि वर और कन्या का पहले नाम पता होना चाहिए। यदि बोलता नाम हो तो दोनों का बोलता नाम होना चाहिए। यदि राशि से हो तो फिर राशि का दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है राशि के बाद तुला, जैसे तुला राशि है तो कोई भी राशि हो सकती है, इधर कोई भी राशि हो सकती है। उन दोनों का जब गुण मिलाएंगे पंचांग में तो नक्षत्र में एक मेलापक चक्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां गुण मिलाना है। फिर नक्षत्र, नाड़ी, गण, इन्हें मेलापक करना है। फिर कितना गुण आया ये जरूरी है। और उसके बाद आ जाता है कि फिर यदि हम किस महीने में विवाह देख रहे हैं तो गुरु और शुक्र का उदय होना चाहिए। किनका? गुरु शुक्र का उदय होना चाहिए। ठीक है। ये चीजें सब समझ लेना है। और विवाह के मास, जो विवाह के मास शास्त्र के अनुसार ग्राह्य है वो मास भी होने चाहिए। और पंचांग में जब देखें तो ध्यान पूर्वक देखें, किसी तरह का कोई बाण में, जैसे विवाह के बाण निश्चित रूप से बनाए गए हैं तो उसमें से समझना है। और इन सब चीजों को, मृत्यु बाण विशेष रूप से विवाह में मना किया गया है। इन सब चीजों को समझना है। उसके बाद फिर चंद्रमा और सूर्य को मिलाना है। चंद्रमा और सूर्य को मिलाना है। यदि 4, 8, 12 में पढ़ते हैं तो ग्राह्य नहीं है। यदि उनके अलावा है तो कहीं पर पूज्य है स्थान, पूजा के भी दान करने का विधान है और कुछ शुद्ध भी लग रहे तो पंचांग के पृष्ठ में सब दिया रहता है। ये सारे सूत्र लिखे रहते हैं। तो इन सब चीजों को जब समझ जाएंगे तो फिर उस दिन की जो चंद्रमा और सूर्य का शुद्धि करने के बाद
आप इस तरह से चक्र को भी समझा जा सकता, और यहां से भी राशि, लड़के की राशि लड़की की राशि करके गणना की जा सकती है। इसे सरल कोई नहीं समझा सकता। तीसरी बात यह होता है कि यदि हमें समझ में नहीं आता, देखो लग्न में जो बताया गया ना कि छठे का शुक्र अच्छा नहीं माना जाता, इसके विषय में चर्चा होगी, ठीक है। सप्तम का मंगल ठीक नहीं होता। कुल मिला के केंद्र में कोई भी पापक ग्रह ना हो, ये गुरुजी लोग आपको लगातार बताते हैं और प्रयास करते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरी बात यह है, जितनी अच्छे से अच्छे लग्न की शुद्धि मिले उतना अच्छा विवाह माना जाता। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। अभी इसमें बहुत सारा विवाह का शुरू से लेकर के विचारणा से लेकर के अभी बताना है, जैसे किस तारीख को तेल, मायन, बारात, काणी पूजा, तो इन सब चीजों का जो शुद्धि देना है। तो आज का थोड़ा सा ये है कि, लेकिन ये ध्यान दे लेना है कि अब थोड़ी चर्चा हो गई है, तो तेल, मायन, बारात, जो बारात होगी तो विदाई भी होगी, ये भी सत्य है, ठीक है। काणी पूजा, काणी पूजा, तो ये देखो आचार्य जी ने तुम्हें व्यवस्थित तरीके से सब कुछ बताया। आप अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं जानोगे, ठीक है। तो काणी पूजा देखो हमेशा जो है शुद्ध दिन होना चाहिए। फिर जैसे मान लो बारात हमारी है 27 तारीख को, जैसे 20 तारीख को थी, ये 20 तारीख को बारात बन रही है, जो ये विवाह हो सकता है, सामान्य है। थोड़ा सा चंद्रमा का है तो चंद्रमा के तो शोधन करवा देते हैं गुरुजी लोग। पर ये है कि जैसे 20 तारीख को है मान लो, तो तेल और मायन बारात कैसे बनेगा, मान लो 18 तारीख को, 18/4/2019, 2000, और 20 तारीख को, 21 तारीख को। मैंने कहा ना कि जब बारात आएगी तो विदाई तो होगी, बारात आएगी तो विदाई होगी, नहीं होगी जैसे भी होगी लेकिन होगी। तो ठीक है। काणी पूजा के विषय में, जैसे 18 तारीख को कौन सा दिन है, 18 तारीख को कौन सा दिन है काणी पूजा के लिए गुरुजी ने बताया है कि केवल निषिद्ध कौन सा दिन है, केवल शुक्रवार को काणी पूजा है। हाँ, तो ये चीज समझ है ना कि काणी पूजा का जो शुद्ध दिन शुक्रवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस बात को समझ लेना कि काणी पूजा, देखो यहां पर तेल और मायन का मतलब है कि पृथ्वी से संबंधित होता है काणी पूजा। तो मंगलवार का दिन जो है, और इन सब चीजों को समझना है। अब फिर तेल बना दिया, मायन बना दिया, और बारात बना दिया, और विदाई करा दिया, ठीक। तो इस प्रकार से विवाह को समझा जा सकता है। आज का ये सबसे सामान्य था, और कल जो है इसी चीज को एक चार्ट बनाया जाएगा, ठीक है, जो शुरू से लेकर के विवाह की पूरी प्रक्रिया का एक बार पुनः निरूपण किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को इस चीज समझ में आएगी, और जहां नहीं समझ में आए वहां पूछा भी जा सकता। चलो ठीक।